बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू HEC पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं HEC पास पेपर्स। हम 17, 18, 23, 24 के 4 पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पास पेपर 2019। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि 19, 20, 21 और 22 ये 4 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बेटी है मेरी, महरीन फातिमा, उसने मुझे ये पेपर सेंड किया बेटी ने, और पूरा फुल फ्लैज विजिबल अच्छा पेपर था। तो मैंने फ़ौरन से उसको टाइप करवा के, कंपोज करवा के उसको डिस्कशन करने लगा हूँ। देखिए, अगर आप में से बच्चों के पास, बेटियों के पास, बेटों के पास अगर 20, 21, 22 का पेपर पड़ा हुआ है, जो कंप्लीट पेपर हो और जिसमें सारे क्वेश्चन विजिबल हो। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर सेंड किए हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है या कंप्लीट नहीं है, तो उनका फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पास पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 1 से। बायलेटरल। बायलेटरल वर्ड आप पहले से जानते होंगे, अखबारों में, खबरों में आप ये वर्ड सुनते रहे होंगे। बायलेटरल का मतलब हमारे पास क्या होता है? बायलेटरल का मतलब हमारे पास होता है, अगर मैं उर्दू में बात करूं तो हमारा मतलब होता है दो तरफा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि फलां दो मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ऐसा किया गया, दो तरफा तजारत करने के लिए ऐसा किया गया, दो तरफा गुफ्तो शनीद की गई। तो ये जो बायलेटरल होता है ना, ये दो तरफा होता है। मतलब इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसे आप बोलेंगे कोई भी चीज जो क्या होती है, टू साइडेड होती है, जो म्यूचुअल होती है, जो ज्वाइंट होती है। ठीक है, और जैसे आपके पास ऑप्शन में भी वर्ड लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी इसका क्या है? सिनोनिम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में से क्या ढूंढने हैं? हमें इसका क्या बताना है? सिनोनिम नहीं बताना, हमें इसका एंटोनिम बताना है, क्योंकि 3 ऑप्शंस आपके पास पेपर में सिनोनिम्स की दी हुई हैं। ज्वाइंट भी इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है? मुश्तरका होता है, इकट्ठा होता है। रेसिप्रोकल भी इसका सिनोनिम है, इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है? बाहमी होता है, मुश्तरका होता है। और म्यूचुअल भी हमारे पास क्या है? इसका सिनोनिम है, इसका मतलब भी हमारे पास बाहमी या मुश्तरका होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसका एंटोनिम ढूंढना, और एंटोनिम हमारे पास इसका कौन सा है? एंटोनिम है हमारे पास वर्ड है अटोनमस। अटोनमस हम किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट को। ठीक है, जिसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, जो अकेला होता है। ठीक है, जिसके लिए हम उर्दू में एक वर्ड यूज करते हैं, खुद मुख्तार। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? सेल्फ गवर्निंग, हम बोलते हैं फ्री, सॉवरन, हम ये सारे वर्ड इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इसको फ्री बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सोवरन। आप सोवरेनिटी बोलते हैं ना, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी किसको हम बोलते हैं? खुद मुख्तारी को। ठीक है, जब आप दो के दरमियान होगा, म्यूचुअल होगा, टू साइडेड होगा, रेसिप्रोकल होगा, ज्वाइंट होगा, म्यूचुअल होगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। और अगर वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, सॉवरन है, खुद मुख्तार है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? अटोनमस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे, चूंकि हमें एंटोनिम चाहिए, तो बाइलेटरल का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? अटोनमस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब हमारे पास क्या होता है? कस्टडी। ठीक है, डिटेंशन का मतलब हमारे पास क्या होता है? कस्टडी, हिरासत में लेना। ठीक है, उर्दू में अगर आप बोलेंगे तो डिटेंशन का मतलब आपके पास क्या होगा बेटे? हिरासत में लेना, हिरासत। ठीक है, तो कस्टडी। उसके बाद आप इसे बोल सकते हैं, एक वर्ड आप बोलते हैं प्रीजन। प्रीजन से वर्ड आपके पास बनता है इम्प्रीजन, और वर्ब से नाउन आपके पास बनता है इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, आपके पास क्या बनता है? इम्प्रीजनमेंट। नाउन आपके पास बनता है इम्प्रीजनमेंट, मतलब रियासत को, हिरासत को बोलते हैं, कैद को बोलते हैं। इसी तरह आपके पास वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी आप किसको बोलते हैं? कैप्टिव होता है ना, कैद करना, तो कैप्टिविटी भी इसका क्या बन गया? नाउन बन गया। इसी तरह आपके पास वर्ड होता है होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ के रखना, तहवील में लेना, हिरासत में लेना। तो हमें इसका चाहिए एंटोनिम। अब कस्टडी का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? तहवील में लेना। कस्टडी का मतलब भी क्या होता है? तहवील में लेना। एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? फियर को हम बोलते हैं। एप्रीहेंशन हम किसको बोलते हैं? फियर को बोलते हैं। एप्रीहेंशन हम किसको बोलते हैं? एंजाइटी को बोलते हैं, परेशानी को बोलते हैं, तकलीफ को बोलते हैं। लिबरेशन आप जानते हैं, वर्ड निकलता है लिबर्टी से। ठीक है, एक्चुअल बेस वर्ड हमारे पास क्या है? लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है? फ्रीडम।
ठीक है, आजादी को बोलते हैं, ठीक है, लिबर्टी आजादी को बोलते हैं, लिबरेशन रिलीज, ठीक है। एक और वर्ड होता है ना हमारे पास, आजाद करना, कैद से आजाद करना, डिस्चार्ज करना, ठीक है, रेस्क्यू करना, आजादी दिलवाना, आजाद करना, ठीक है। तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लिबरेशन। कन्फाइनमेंट भी याद रखिएगा, आपके पास कन्फाइनमेंट का मतलब भी क्या होता है, कैद को हम बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, इम्प्रीजनमेंट को बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन को बोलते हैं, इनक्लोजर को बोलते हैं, किसी चीज को, किसी को बंद करके रखने को हम क्या बोलते हैं, कन्फाइनमेंट बोलते हैं। तो हमें चूंकि इसका एंटोनिम चाहिए, तो डिटेंशन का एंटोनिम बेटे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा लिबरेशन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेच्योर। एमेच्योर आप जानते ही हैं, ये वर्ड हम पहले भी कितनी दफा अपने मॉक टेस्ट में भी करके आए हैं। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, किसको हम बोलेंगे, एमेच्योर हम बोलते हैं अनाड़ी को, ना तजर्बाकार, जो कम तजर्बाकार होता है ना, जो अनाड़ी होता है, जिसे तजर्बा नहीं होता, जो नया नया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। जिसके लिए आपके पास सिनोनिम क्या होते हैं, नोवाइस होता है आपके पास, बड़ा ही अच्छा सिनोनिम आपके पास ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिगनर आप बोलते हैं, जो बंदा नया नया जिसने स्टार्ट किया हुआ होता है और अभी वो तजर्बेकार नहीं होता, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। नॉन प्रोफेशनल को हम बोलते हैं, लर्नर को हम बोलते हैं, या ट्रेनी को हम बोलते हैं। और मजे की बात क्या है कि ये आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है ना, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब भी आपके पास क्या होता है, लर्नर होता है या ट्रेनी होता है, जो अभी सीख रहा होता है, जो अभी सीखने के प्रोसेस में होता है, जो अनाड़ी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, नोवाइस बोलते हैं। स्लोपी का वर्ड याद रखिएगा, स्लोपी का मतलब हमारे पास होता है, स्लोपी हम बोलते हैं केयरलेस को, ऐसा बंदा जो मतलब के लापरवाह होता है, बेपरवाह होता है ना, उसको हम बोलते हैं केयरलेस, जिसको हम बोलते हैं मेसी भी बोलते हैं, ठीक है। जो अनटाइडी होता है, नेग्लिजेंट होता है, ठीक है, नेग्लिजेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, लापरवाह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लापरवाह को हम क्या बोलेंगे बेटे, लापरवाह को हम बोलेंगे स्लोपी। तो चूंकि हमें चाहिए एमेच्योर का एंटोनिम, तो एमेच्योर का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब एक्सपीरियंस्ड को हम बोलेंगे, स्किल्ड को हम बोलेंगे, एक्सपर्ट को हम बोलेंगे, ठीक है। एमेच्योर हम बोलते ना, एमेच्योर हम किसको बोलते हैं, अनाड़ी को, और प्रोफेशनल हम किसको बोलते हैं, एक्सपर्ट को या स्किल्ड को। नोवाइस और अप्रेंटिस इसका क्या है, सिनोनिम है, और स्लोपी एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम एमेच्योर का क्या चलेगा बेटे, प्रोफेशनल चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब आपके पास क्या होता है, सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब आपके पास क्या होता है, सामना करना। सामना करने का मतलब क्या है, सामना करने का मतलब क्या है आपके पास, के मुकाबला करना, फेस करना, अपोज करना, ठीक है, फेस या अपोज, सामना करना, ठीक है, मुखालफत करना। आपके पास क्या होता है, चैलेंज, ठीक है। जब जैसे आप बोलते हैं ना, किसी को आपने चैलेंज किया, तो इसका मतलब आपने उसे क्या किया, कन्फ्रंट किया। इनकाउंटर, बड़ा खूबसूरत वर्ड मेरे ज़हन में आया है, बड़ा खूबसूरत वर्ड आपके पास होता है इनकाउंटर, ठीक है। इनकाउंटर, चैलेंज, अपोज, फेस, ये सारे के सारे वर्ड किसके सिनोनिम आपके पास, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब आपके पास क्या होता है, सामना करना। अब आपके पास वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक आप जानते हैं, प्रोवोक आप किसको बोलते हैं, इंसाइट को, ठीक है। इंसाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को भड़काना, स्टिमुलेट, किसी को भड़काना, आग लगाना, ठीक है, किसी को इश्तियाल दिलाना, किसी को मतलब आप क्या बोलेंगे, इरिटेट करना, किसी को क्या करना, गुस्सा दिलाना, एंगर में लाना। तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, भड़काना के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आपके पास क्या है, प्रोवोक। उसके बाद आपके पास वर्ड है इवेड। इवेड का मतलब आपके पास क्या होता है, स्केप, किसी जगह से बचकर निकलना, किसी जगह से, किसी जगह को, किसी सिचुएशन को क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। किसी को क्या करना, डॉज करना, किसी से बचकर निकलने के लिए, बचकर निकलने के लिए, बाईपास करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बचने के लिए, बचना, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इवेड। उसके बाद आपके पास वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब आपके पास क्या होता है, मुकाबला करना। मुकाबला मतलब रेजिस्ट, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का सिनोनिम आपके पास क्या, डिफाई, मुकाबला करना, ठीक है, चैलेंज करना। तो अभी आपके पास क्या है कि अभी आपके पास वर्ड क्या है, डिफाई का मतलब क्या है, मुकाबला करना, ठीक है, मुकाबला करना।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा। अब उसके बाद आपके पास क्या है, एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब भी क्या होता है, किसी को नाराज करना, किसी को परेशान करना, ऑफेंड करना, प्रोवोक करना, ठीक है। तो हमारे पास इसका सिनोनिम कौन सा, एंटोनिम हमें क्या चाहिए, हमें एंटोनिम चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी को कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, और इवेड का मतलब क्या है, किसी से बचकर निकलना, बचकर भागना, ठीक है, डोज करना, बाईपास करना। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सीज। सीज हम किसको बोलते हैं, आपने अक्सर ये जो मूवीज होती है ना, खास तौर पर मूवीज जो होती हैं वार और बैटल के रिलेटेड, जो मूवी होती है जो जंगों के लिए होती है, उसमें आप एक वर्ड सुनते हैं इंग्लिश में सीज, और उर्दू में आप एक वर्ड सुनते हैं, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड होता है, मुहासरा करना, ठीक है। सीज, सीज वैसे मुहासरा करना नहीं होता, नाउन होता है, तो हम इसको बोलेंगे मुहासरा। सीज मुहासरा, सी मुहासरा मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी जगह को चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। जब आप किसी जगह को क्या करते हैं, इन सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, इन सर्कल। अब इन सर्कल का आपको क्या चाहिए, आपको नाउन चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, इन सर्कलमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुहासरा। अब उसके बाद आपके पास वर्ड है सूद। सूद आप वर्ड समझते हैं, सूद का मतलब क्या होता है, तसल्ली देना। सूद का मतलब आपके पास क्या होता है, तसल्ली देना, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, काम करना। काम मतलब सुकून पहुंचाना। उसके बाद आपके पास आप क्या बोलेंगे, रिलीव, किसी को आराम देना, सुकून देना, तसल्ली देना, कंफर्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम बोल रहे थे मुहासरा करना, इसी तरह आपके पास सीज का सीज का सिनोनिम आपके पास क्या है, ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है, मुहासरा करना या नाकाबंदी करना, मतलब किसी जगह पर रुकावट पैदा करना, चारों तरफ से घेर लेना। उसके बाद आपके पास वर्ड है बिसेट। बिसेट का मतलब भी आपके पास सेम होता है सीज के लिए। बिसेट का मतलब भी आपके पास क्या होता है, घेर लेना, ठीक है। बिसेट का मतलब भी बेटे आपके पास क्या होता है, घेर लेना। घेर लेना मतलब सराउंड, ठीक है, किसी को क्या कर लेना, घेर लेना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है, रुकावट पैदा करना, हिंड्रेंस। आप ऑब्स्ट्रक्ट होता है ना, रुकावट पैदा करना, तो उसका नाउन है आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन। तो हिंडर का होता है रुकावट पैदा करना, और उसका नाउन आपके पास क्या होगा, हिंड्रेंस। इसी तरह आपके पास ब्लॉक होता है रोकना, और ब्लॉकेज उसका क्या बनेगा, नाउन बनेगा। इसी तरह आपके पास होता है नाउन बैरियर। इसी तरह आपके पास वर्ड होता है हर्डल। ये सारे वर्ड आपके पास किसके लिए यूज होते हैं बेटे, रुकावट के लिए। तो चूंकि हमें रुकावट पैदा करना, घेरना, मुहासरा करने का ऑपोजिट चाहिए, तो सीज का ऑपोजिट हमारे पास बेटे कौन सा बनेगा, सूथ बनेगा। सीज का मतलब होता है मुहासरा करना, नाकाबंदी करना, घेरना, रुकावट पैदा करना, और आसानी पैदा करना, सुकून पैदा करना, तसल्ली देना। उसके लिए हमारे पास एंटोनिम कौन सा चलेगा बेटे, सूथ चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूमिलिएशन। अब इस वर्ड को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ह्यूमिलिएशन हम किसको बोलते हैं, ह्यूमिलिएशन हम बोलते हैं बेटे जिल्लत को, ठीक है, किसी की डिसरिस्पेक्ट को, किसी की डिसग्रेस को, ठीक है। डिसग्रेस को हम क्या बोलेंगे, डिसग्रेस को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिलेशन। डिसग्रेस है, इसके लिए हमारे पास और वर्ड्स भी हैं, जैसे हम वर्ड बोलते हैं इंसल्ट, जैसे हम वर्ड बोलते हैं शेम, जैसे हम वर्ड बोलते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास, डिग्रेडेशन, ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास किसके लिए, जिल्लत के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट, बेअदबी करना, किसी की जिल्लत, किसी की इज्जत खराब करना। तो हमारे पास क्या चलेगा, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट हम किसको बोलते हैं, एम्बैरेसमेंट आप जानते ही हैं, एम्बैरेसमेंट हम बोलते हैं शर्मिंदगी को, ठीक है। एम्बैरेसमेंट हम किसको बोलते हैं, शर्मिंदगी को, शेम को। यानी कि ये भी एक तरह का आपके पास क्या है, सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन का। इनडिग्निटी, अब डिग्निटी होता है इज्जत, ग्रेस, रिस्पेक्ट, और इनडिग्निटी उसका क्या लिखा हुआ है,
ऑपोजिट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये भी सिनोनिम रहेगा किसका, ह्यूमिलिएशन का। इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है, बेइज्जती होता है, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना। उसके बाद डिसग्रेस, ये भी हमारे पास सिनोनिम है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो 2019 में एंटोनिम के क्वेश्चन दिए गए ना, आप सिनोनिम में भी इसी तरह देखेंगे। एंटोनिम के ऑप्शंस में जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दी गई है ना, उसमें दो तीन उसी वर्ड के सिनोनिम दिए हुए हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए। अब जैसे यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, देखें, एम्बैरेसमेंट सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन का, इंडिग्निटी है हमारे पास सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन का, डिसग्रेस हमारे पास सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन का। लेकिन स्टीम हम किसको बोलते हैं, स्टीम हम बोलते हैं रिगार्ड को, स्टीम हम बेटे बोलते हैं रिस्पेक्ट को, स्टीम हम किसको बोलेंगे, ऑनर को, हम वैल्यू को बोलते हैं, इज्जत को बोलते हैं, हम किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, इज्जत को, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वर्ड है, स्टीम। तो अब हमें ऑपोजिट वर्ड चाहिए, तो ह्यूमिलिएशन का ऑपोजिट वर्ड बेटे हमारे पास क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिमेनेसेंट। रिमेनेसेंट वर्ड आता है बेटे, याद रखिएगा, रिमेनेसेंट से, रिमेनेसेंट एडजेक्टिव है। रिमेनेसेंस का मतलब क्या होता है, याद, ठीक है, लेकिन रिमेनेसेंट का मतलब क्या होता है, याद दिलाने वाला, ठीक है, याद दिलाने वाला, मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा ना, एडजेक्टिव बन जाएगा तो याद दिलाने वाला। रिमेनेसेंस होता है याद, वो नाउन होता है। तो हमें क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या होती है, सजेस्टिव होती है, जो जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें कोई ना कोई चीज जहन में आ जाती है। रिमाइंडिंग बड़ा खूबसूरत वर्ड है हमारे पास, रिमाइंड होता है ना, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म आपके पास क्या बनेगा, रिमाइंडिंग, मतलब याद करवाने वाला। उसके बाद आपके पास इसका अल्फा ऑप्शन है रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब भी सेम होता है रिमेनेसेंट का मतलब, याद दिलाने वाला, सेम मतलब आपके पास याद दिलाने वाला, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब भी आपके पास क्या होता है, इसका मतलब भी आपके पास रिमाइंडिंग होता है, याद दिलाने वाला, ये सिनोनिम है रिमेनेसेंट का। इसी तरह सजेस्टिव अभी मैंने आपको बताया, ये सिनोनिम है रिमेनेसेंट का। ऑब्वियस का मतलब आपके पास क्या होता है, हम क्लियर को बोलते हैं, हम क्लियर को बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, हम एविडेंट को बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, हम किसको बोलेंगे, प्लेन को बोलेंगे। या आपके पास एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है इसके लिए, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो वाज़े होता है, साफ होता है, ठीक है, जो वाज़े होता है, साफ होता है, शिफाफ होता है, ठीक है, जिसे देखकर आपको कुछ भी याद नहीं आता, जो किसी से मुशाबा नहीं होती, जो बिल्कुल क्लियर होती है चीज, ठीक है। जैसे आपके पास डेल्टा ऑप्शन है ना, सिमिलर। सिमिलर का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, रिजेंबलिंग, किसी को याद दिलाने वाला, जिसको देखकर आपको कोई चीज उससे मिलती जुलती याद आ जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास यहाँ पर कौन सा चलेगा, हमें एंटोनिम चाहिए, तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियस होगा। रिमेनेसेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी, जिसको देखकर कोई दूसरी चीज याद आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको एक्सपीरियंस करके कोई दूसरी सिचुएशन एक्सपीरियंस होती है, मतलब याद आती है। और ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, साफ को बोलते हैं, शफाफ को बोलते हैं, जिससे कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई नहीं होती, जो अपने आप में सेल्फ एविडेंट होती है, ऑब्वियस होती है, क्लियर होती है, पेरेंट होती है। तो हम उसके लिए एंटोनिम कौन सा ढूंढेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा देखेंगे, ऑब्वियस। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहे हैं जी, सिनोनिम्स। पहले हम क्या देख रहे थे, एंटोनिम, और अब हम क्या देख रहे हैं, सिनोनिम। अब सिनोनिम्स में आपके पास पहला वर्ड है डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब आपके पास क्या होता है, डाइकोटमी हम बोलते हैं तकसीम को, तकसीम करना। लेकिन ये डाइकोटमिक चूंकि नाउन है तो हम तकसीम करना नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तकसीम। जैसे आपके पास होता है ना डिवाइड, अब डिवाइड होता है तकसीम करना, लेकिन उसका नाउन क्या बनेगा, डिवीजन, ऐसे होता है ना, ठीक है। जैसे बिल्कुल आपके पास सेपरेट का मतलब, सेपरेट का नाउन आपके पास क्या बनेगा, सेपरेशन, तकसीम करना, अलहदा करना, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे अल्फा ऑप्शन, अल्फा में आपके पास क्या है, कंट्रास्ट, ठीक है। तकसीम का मतलब आपके पास क्या होता है, अलहदा अलहदा कर देना, ठीक है। और कंट्रास्ट का मतलब आपके पास क्या होता है, कंट्रास्ट हम किसको बोलते हैं, डिफरेंस को, मतलब किसको बोलेंगे, तजाद को। आप एक बड़ा अच्छा उर्दू वर्ड बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, तजाद, कंट्रास्ट, अपोजिशन,
ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होना किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ, ठीक है। इसी तरह विलिंगनेस हम किसको बोलेंगे, रेडीनेस को। विलिंगनेस आप जानते हैं, विलिंग से वर्ड होता है किसी चीज के लिए तैयार रहना, रेडी रहना। उसके बाद इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन हम किसको बोलते हैं, इंक्लाइनेशन हम बोलते हैं प्रेफरेंस को, ठीक है। इंक्लाइनेशन हम किसको बोलते हैं बेटे, प्रेफरेंस को बोलते हैं। हम रुझान को बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना, एक बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब हमारे पास क्या होता है, उर्दू में हम इसके लिए कौन सा वर्ड बोलते हैं, रुझान, ठीक है, किसी चीज का ट्रेंड जो होता है। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा अपनी डेली लाइफ में यूज करने के लिए। डिस्पोजिशन का मतलब होता है टेम्परामेंट। जब आप किसी को बोलते हैं ना कि यार उसका टेम्परामेंट ऐसा है या वो टेम्परामेंटल है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप उसके लिए डिस्पोजिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। किसी के मिजाज को, किसी की नेचर के लिए आप कौन सा, किसी के मूड के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे, डिस्पोजिशन वर्ड यूज करते हैं, जिसको आप किसी का क्या बोलते हैं, मिजाज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो सिनोनिम यूज होगा ना डाइकोटमी का, क्योंकि अभी हमें एंटोनिम तो देखना नहीं, अभी हमें सिनोनिम देखना है। तो विलिंगनेस सिनोनिम नहीं है, इंक्लाइनेशन सिनोनिम नहीं है, और डिस्पोजिशन सिनोनिम नहीं है। हमारे पास डाइकोटमी का सिनोनिम क्या होगा, कंट्रास्ट होगा। डिफरेंस को बोलते हैं, तकसीम को बोलते हैं, अलहदा करने को बोलते हैं, एक दूसरे से अपोजिट करने को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। अक्सर आपको पेपर में भी ये वर्ड दिया जाता है कि आपको अपने फलां चीज के लिए प्रेगमेटिक अप्रोच रखनी है। प्रेगमेटिक अप्रोच का मतलब आपके पास क्या होता है, जैसे आपको अक्सर आप कोटेशन पढ़ते हैं ना, तो कोटेशन में भी कहा जाता है यू शुड हैव प्रेगमेटिक अप्रोच टुवर्ड लाइफ। आपको जिंदगी के बारे में कौन सी अप्रोच रखनी चाहिए, आपको जिंदगी के बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, लॉजिकल अप्रोच रखनी है, सेंसिबल अप्रोच रखनी है। ये जितने भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पास सिनोनिम है किसके बेटे, प्रेगमेटिक के। उसके बाद आपके पास आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक याद रखिएगा, ये वो सोच होती है, ये वो अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रीमी, मतलब ख्याली दुनिया में रहना। ये असल दुनिया नहीं होती। ये कौन सी दुनिया होती, ख्याली दुनिया। जैसे वो फिल्मों ड्रामों में कहते हैं ना, एक शहजादा आएगा घोड़े में बैठ के वो मेरी डोली ले जाएगा, तो वो ख्याली दुनिया जो होती है ना, ठीक है, शेख चिल्ली के जो ख्यालात होते हैं, जो ख्याली दुनिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रीमी, आइडियलिस्टिक। रियलिस्टिक हम जानते हैं, रियलिस्टिक हम किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल को बोलते हैं, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो रियल होता है, हम उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। इररेशनल, रैशनल हम बोलते हैं लॉजिक को, और इररेशनल हम किसको बोलेंगे, इलॉजिकल को। मतलब ये लॉजिकल का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये रीजनेबल का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। रीजनेबल क्या होता है, रियल होता है, लेकिन अनरीजनेबल होता है हमारे पास क्या होता है, अनरीजनेबल हमारे पास क्या होता है बेटे, इरेशनल होता है। इसके इसी तरह हमारे पास इलॉजिकल भी वर्ड दे दिया गया, और इलॉजिक का मतलब भी हमारे पास देखें, इसके लिए उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है गैर मंतकी, जिसका कोई मंतक नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है, बेअक्ल, ठीक है, बेअक्ली, जिसकी कोई अक्ली दलील नहीं होती ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इरेशनल, इलॉजिकल। और जिसकी अक्ली दलील होती है, जो प्रैक्टिकल होता है, जो सेंसिबल होता है, जो रियलिस्टिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रेगमेटिक बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, रियलिस्टिक बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, मतलब आप इसे बोल रहे हैं कि ये रिलीजियस रिलेटेड वर्ड है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आप जिसके लिए आप कौन सा वर्ड बोलते हैं, होलीनेस। होलीनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पाक होना, किसी चीज का मुकद्दस होना, तकद्दुस, किसी चीज की, मतलब आप क्या बोलते हैं, किसी चीज की प्योरिटी, किसी चीज को आप क्या बोलते हैं, आप वर्ड बोलते हैं ना सेक्रेड, ठीक है। और यहां पर आप उसका नाउन लिखेंगे, तो नाउन क्या लिखेंगे, सेक्रेडनेस। जैसे आप बोलते हैं ना, कोई भी चीज जो किस तरफ से होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिविनिटी, डिवाइन बोलते हैं ना हम, डिवाइन ऑर्डर्स, ठीक है, खुदाई या इलाही, तो हम उसके लिए बोलते हैं। उर्दू में अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा अच्छा वर्ड होता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, तकद्दुस।
किसी चीज की प्योरिटी, होलीनेस, सेक्रेडनेस, डिविनिटी। तो इसका सिनोनिम हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, डेट इज होलीनेस, जिसके बारे में हमें कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी का मैं आपको बता देता हूं। मलाइस वर्ड जो आपके पास होता है, याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत, ठीक है। बदनीयती को हम बोलते हैं, नफरत को हम बोलते हैं, इल विल को हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रीड। ग्रीड आप जानती हैं लालच को बोलते हैं, हेट्रेड आप जानती हैं नफरत को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिनोनिम के लिए बेटे कौन सा होगा? होलीनेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? हीनियस हम बोलते हैं किसी चीज का ईवल होना, किसी चीज का क्या होना? विकेड होना, मतलब भयानक होना, बुरा होना किसी चीज का, ठीक है। किसी चीज का मॉन्स्ट्रस होना, ठीक है। अगर आप अपीयरेंस की भी बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? किसी चीज का मॉन्स्ट्रस होना। उर्दू में आप इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड लिखते हैं, भयानक, ठीक है। तो अभी हमारे पास वर्ड क्या है? ऑडियस। ऑडियस का मतलब हमारे पास क्या है? ऑडियस को हम क्या बोलते हैं बेटे? ऑडियस को हम बोलेंगे हेटफुल। जब आप किसी चीज से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, जो काबिल नफरत होती है, डिसगस्टिंग होती है, ठीक है। आप इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे और वो गालबन आपके इसी पेपर में भी आएगा, रिपल्सिव, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब भी आपके पास क्या होता है? नफरत अंगेज। कोई चीज जो क्या होती है? नफरत अंगेज होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? हेटफुल, ऑडियस बोलते हैं। हॉरिबल आप जानते हैं, आप किसको बोलते हैं? हॉरिबल हम बोलते हैं टेरिबल को। जो चीज क्या होती है? खौफनाक होती है, जिसको देख के क्या आता है? खौफ आता है, जो ऑफुल होती है, जो ड्रेडफुल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम उसे क्या बोलेंगे? ड्रेडफुल को, हॉरिबल को हम क्या बोलेंगे? खौफनाक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लोरियस। ग्लोरियस आप जानती हैं किसी शानदार चीज को, मैग्निफिसेंट को हम क्या बोलते हैं? कोई जो शानदार चीज होगी, ठीक है, जो हमारे पास बड़ी ही शानदार चीज होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लोरियस बोलेंगे। फ्लैग्रेंट आप जानती हैं, हम कोई ऐसी चीज जो ऑब्वियस होती है, ठीक है, मतलब ब्लैटेंट होती है। आप इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है? खुल्लम खुल्ला, ओपन, ठीक है, खुल्लम खुल्ला जो होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लैटेंट बोलते हैं, फ्लैग्रेंट बोलते हैं। तो हमारे पास जो इसका सिनोनिम चलेगा वो डेफिनेटली हमारे पास क्या चलेगा? ऑडियस। देखें, वैसे आपको ऐसा लगेगा कि हीनियस का सिनोनिम हमारे पास क्या होना चाहिए? हॉरिबल होना चाहिए, जो खौफनाक होता है। लेकिन ये जो हीनियस का वर्ड है ना, इसमें खौफनाक होने के साथ साथ एक जो और एलिमेंट आता है ना, वो सैटेनिक एलिमेंट आता है, याद रखिएगा। मतलब इसका इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी क्वालिटी, इसका बुरा होना भी जरूरी होता है, ठीक है। मतलब हॉरिबल तो होता है ना, किसी चीज से खौफ आता है, लेकिन उसमें कोई शैतानी अमल नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई बदी नहीं होती, कोई बुरा काम शामिल नहीं होता। लेकिन जो चीज मॉन्स्ट्रस होती है ना, विकेड होती है, जिसका बुरा होना भी साथ जरूरी होता है, भयानक होना, जिसको देख के बंदा जिच होता है, नफरत आती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडियस बोलेंगे, हीनियस बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रिपल्सिव। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि रिपल्सिव का मतलब आपके पास क्या है? रिपल्सिव का मतलब आपके पास है डिसगस्टिंग। अभी हमने इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया कि शायद इसी पेपर में आएगा, क्योंकि मैं जब पेपर रीड कर रहा था तो मैंने उसको पढ़ा था। उसके बाद आपके पास इसका मतलब क्या होगा? ऑफेंसिव। ऐसी चीज जिसको आपको देख के क्या होता है? घिन आती है, घिनौना जो होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? रिपल्सिव बोलेंगे। अब अट्रैक्टिव तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। माइल्ड हम किसको बोलते हैं? माइल्ड तो हम जेंटल को बोलते हैं, मॉडरेट को बोलते हैं, काइंड को बोलते हैं, वो भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। विलिंगनेस हम किसको बोलते हैं? रेडीनेस को बोलते हैं, किसी की ख्वाहिश को बोलते हैं, तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? अगली। अगली मतलब अनप्लेजेंट, ऐसी चीज जो खुशगवार नहीं होती, जिसको देखकर क्या आती है? घिन आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ऑपोजिट होगा अट्रैक्टिव का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनअट्रैक्टिव, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे? अनअट्रैक्टिव। इसी तरह हमारे पास वर्ड यूज होगा इसके लिए, जैसे अभी हम वर्ड यूज कर रहे थे हीडियस, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम के लिए कौन सा चलेगा? रिपल्सिव का सिनोनिम हमारे पास बेटे कौन सा होगा? अगली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कर्टेल। कर्टेल का वर्ड पहले भी आया हमारे पास। कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, शॉर्टन, किसी चीज को रिड्यूस करना,
किसी चीज को क्या करना, कट डाउन करना, किसी चीज को लिमिट करना। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास किसके लिए, और भी बड़े सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट करना, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को कंप्रेस करना, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को आपने एक और वर्ड पढ़ा था अब्रीज, यानी कि इख्तिसार, मुख्तसर। इसी तरह आपके पास वर्ड होता है कंप्रेस करना। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास यूज होते हैं कम करने के लिए। ठीक है, कंडेंस करना, प्रिसाइज करना, समराइज करना। तो ये सारे के सारे वर्ड यूज होते हैं किसके लिए, कम करने के लिए। एम्पलीफाई याद रखिएगा, एम्पलीफाई इसका ऑपोजिट होता है, और एम्पलीफाई होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को शॉर्ट करना नहीं, बल्कि किसी चीज को एक्सपेंड करना। ये इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसी तरह ब्रॉडन भी क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, वसी करना। ब्रॉड हम बोलते हैं ना वसी, और ब्रॉडन उसका वर्ब बनेगा वसी करना, ये भी इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। उसके बाद रिस्ट्रेन का मतलब आपके पास क्या होता है, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, होल्ड बैक। होल्ड बैक मतलब रोकना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज पर लिमिट लगाना, किसी चीज को कंट्रोल करना। और ये हमारे पास सिनोनिम बनेगा बेटे किसका, ये हमारे पास सिनोनिम बनेगा कर्टेल का। एक्सटेंड आप जानते हैं कि एक्सटेंड का इटसेल्फ मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, किसी चीज को वसी करने के लिए। तो कर्टेल का सिनोनिम जो इन ऑप्शन में से बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। और आप देख रहे होंगे कि तीनों वर्ड जो दिए हुए हैं ना वो उसका ऑपोजिट दिए हुए हैं। जैसे एम्पलीफाई उसका कर्टेल का ऑपोजिट है, ब्रॉडन उसका ऑपोजिट है, और एक्सटेंड उसका ऑपोजिट है। सिनोनिम सिर्फ एक ही दिया हुआ है। तो ऐसा इसलिए दिया होता है कि हम अपने ब्रेन को हमने ट्रेन करना है, हमें ये याद रखना है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर किसका रहे हैं, हमें सिनोनिम ढूंढना है या एंटोनिम ढूंढ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा माइंड हमें लेकर के जाता है कि यार ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको देख लें। तो अपने माइंड को जरा नशई भंगी चरसी बन के क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, अच्छे तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देयर वाज डैश एंगर इन हिज वॉइस। अब देखें एक एक करके अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो मैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको 4-5 तरह के जो वैरायटी ऑफ रूल्स मिलेंगे। देखें सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो टू मच है ये कोई वर्ड नहीं है, ये टू मच हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, ये मैं आपको गालबन पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, टू मच में आपके पास पहला वर्ड होता है टू मच। ठीक है, दूसरा वर्ड आपके पास होता है बेटे मच टू, और ये टू कौन सा है, TOO वाला। और तीसरा वर्ड आपके पास है टू मैनी। ठीक है, टू मच, टू मैनी और मच टू, याद रखिएगा। टू मच, मच टू और टू मैनी। टू मच और टू मैनी आपने तब लिखना है जब आप इनके बाद क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। ठीक है, आप इनके बाद क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। और टू मच और टू मैनी के में डिफरेंस क्या होगा कि टू मच के साथ आपके पास कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और टू मैनी के साथ आपके पास कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे आपने बोलना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आप दो तरह से बोल सकते हैं, आप मैनी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं और आप टू मैनी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। आप टू मच वाटर बोल सकते हैं और मच वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जहां पर मच टू आ जाएगा ना, तो आपने याद रखना है मच टू के बाद आपने नाउन नहीं लिखना, मच टू के बाद बेटे आपने क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। याद रखिएगा, टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, लेकिन मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मैं किसी मॉक टेस्ट में इंशाल्लाह इस रूल को आपको क्या करूंगा, बड़ी डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ क्या करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, एक मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल, ताकि ये रूल आपके ध्यान में रहे। उसके बाद देखें, ये सो याद रखिएगा। आपके पास 3 वर्ड होते हैं ना, आपके पास सो का वर्ड यूज होता है, आपके पास वेरी का वर्ड यूज होता है, और आपके पास मच का वर्ड यूज होता है। ये याद रखिएगा, ये इंटेंसिफायर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटेंसिफायर्स होते हैं, और ये इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये इंटेंसिटी किसकी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, ये एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, या ये एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। ये नाउन के साथ यूज नहीं होते। देखें यहां पर हमारे पास क्या है, एंगर। एंगर हमारे पास क्या है, नाउन दिया हुआ है, देयर वाज डैश एंगर। अब नाउन के साथ आप कभी सो नहीं लिखेंगे, आपने सो लिखना है, वेरी लिखना है, मच लिखना है, या तो आपने एडजेक्टिव के साथ लिखना है या एडवर्ब के साथ लिखना है। ये तीनों वर्ड्स आपने नाउन के साथ डायरेक्टली कभी नहीं लिखने। ठीक है, लेकिन उसमें मच यूज होता है नाउन के साथ, वहां पर ये इंटेंसिफायर के तौर पर यूज नहीं होता, वहां पर ये किसके तौर पर यूज होता है, क्वांटिफायर के तौर पर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम बोलेंगे मच वाटर,
तो यहाँ पर मच वाटर जो है, ये मच जो है वो वाटर की इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, वो वाटर की क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, मच दोनों तरह से यूज होता है, इंटेंसिफायर के तौर पर भी यूज होता है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ऐसी सूरत में ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे मच बिगर, जैसे हम बोलेंगे ना मच बिगर, अब बिगर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है, तो ये वेरी मच और सो ये एडजेक्टिव के साथ यूज होंगे, एडवर्ब के साथ यूज होंगे उनका उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद आ जाए मच। अब मच नाउन के साथ आता है, यहां पर मच आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, यहां पर मच आ जाए कोई मसला नहीं है। मतलब देयर वाज मच एंगर इन हिज वॉइस, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता ना और यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता तो ये मच जस्टिफाई होता। मच एंगर की क्वांटिटी मतलब बता रहा है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। लेकिन देखें यहां से आगे ये जो पेयर बना हुआ है ना डैट का, ठीक है, और आप जानते हैं कि हम डैट का पेयर किसके साथ बनाते हैं, हम डैट का पेयर बनाते हैं सो के साथ, सो डैट होता है ना। ठीक है, तो हमें जहां पर डैट लिखना होता है हमें उसके पेयर के साथ क्या बनाना होता है, सो बनाना होता है। तो ये वाला जो सो है ना, ये टेक्निकली किसको पेयर करेगा, डैट को, और फिर आपको क्या लिखना होगा, मच। अब ये पूरा सेंटेंस बनेगा, देयर वाज सो मच एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में इतनी नाराजगी थी, डैट आई हैड टू लीव, कि मुझे वहां से जाना पड़ा। अगर आप इतना सेंटेंस बनाएंगे ना कि उसकी आवाज में बहुत नाराजगी थी, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, देयर वाज मच एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में बहुत नाराजगी थी। यहां तक मच बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको ये बोलना ना कि इतनी नाराजगी थी कि मुझे जाना पड़ा, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते देयर वाज मच एंगर इन हिज वॉइस डैट आई हैड टू लीव। इस डैट को जस्टिफाई करने के लिए ना आपको मच के साथ क्या लगाना पड़ेगा, सो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखिएगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा बीटा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, हम आइदर के साथ क्या लिखते हैं, हम आइदर के साथ और लिखते हैं, हम नाइदर के साथ क्या लिखते हैं, नॉर लिखते हैं, हम नॉट ओनली के साथ क्या लिखते हैं, बट लिखते हैं, हम लेस्ट के साथ क्या लिखते हैं, शुड लिखते हैं। मैं आपको ये काफी सारे पेयर्स बताकर आया हूं। इसी तरह सो के साथ बेटे क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं। तो इस डैट को जस्टिफाई करने के लिए, इस क्लॉज को जस्टिफाई करने के लिए हमें मच के साथ क्या लिखना पड़ा, सो लिखना पड़ा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, बीटा होगा। देखिए इसे कहते हैं खूबसूरत क्वेश्चन। खूबसूरत क्वेश्चन मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन होने चाहिए ना, वो इसी तरह के खूबसूरत स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि जो बच्चा पेपर सोल्व करे ना, तो कम से कम अच्छा बच्चा निकल कर सामने आए। आप आसान सा पेपर बना दे, बेतुका सा पेपर बना लें, इररेशनल सा पेपर बना लें सारे बच्चों के, जैसे फर्ज करें आपने आसान पेपर बना दिया और सारे बच्चों की 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, तो आपने छांटी क्या किया, आपने फिल्टर क्या किया। असल में तो इस टेस्ट का मकसद होता है अच्छे बच्चे को आगे लाना, जिस बच्चे ने मेहनत की भी उसको आगे लाना, जिस बच्चे में टैलेंट है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, उसको आगे लाना। तो वो आप करेंगे इस तरह के अच्छे क्वेश्चन बना के। मैं इसलिए कहता हूं आपका जो पेपर होना चाहिए ना, वो बड़ा स्टैंडर्ड का, बड़ा अच्छा होना चाहिए। मुश्किल होना एक और बात होती है, लेकिन टेक्निकल होना, रैशनल होना, लॉजिकल होना, ये एक और बात होती है। तो क्वेश्चन इसी तरह का होना चाहिए, जिस तरह का ये है कि क्वेश्चन करते वक्त बच्चे को सोचना जरूर पड़े और अच्छा बच्चा निखर के सामने आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज नो ग्लोरी इन वार डैट ब्लड इट डैश। अब देखिए, अगर आप इसको करना चाहेंगे ग्रामर के लिहाज से, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि याद रखिएगा बेटे, सेंटेंस कंप्लीशन जो है ना, सेंटेंस कंप्लीशन में दो चीजें चल रही होती हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में आपके पास वोकैब चल रही होती है, वोकैब का मतलब आपके पास क्या होता है, लॉजिक चल रहा होता है। दूसरा नंबर आपके पास क्या चल रही होती है, ग्रामर चल रही होती है। अब जैसे देखिए, मैं इस पे आपको ग्रामर अप्लाई करके बताता हूं। आपके पास है इट, इट के बाद आपके पास वर्ब चाहिए। अब इट के बाद जब आप डिमांडिंग लिखेंगे, तो डिमांडिंग के साथ तो आईएनजी फॉर्म ही नहीं लिखी हुई और नाउन भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ना तो इसे आप वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं, ना ही आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप शेड्स लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं, स्पिल्स लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट के साथ हमारा अल्फा ऑप्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद है देयर इज नो ग्लोरी इन वार।
अब ग्लोरी इन वार का मतलब आपके पास क्या है, जब आप वर्थ लिखेंगे तो आपका सारे का सारा सेंटेंस ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप ग्रामेटिकली यहां पर वर्थ लिख के सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते। अब आपने दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दी, किसके बेस के ऊपर रहते हुए, ग्रामर की बेस के ऊपर रहते हुए। अब जरा वोकैब और लॉजिक पे आ जाए। देखें सिंपल सी बात है, जब भी आप ब्लड जैसे वर्ड यूज करेंगे ना, वार जैसे वर्ड यूज करेंगे, तो आपको पता ही है आप वर्ड क्या यूज करते हैं, ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब क्या होता है, खून बहा। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या वर्ड यूज होगा, हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग द ब्लड इट शेड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। अब यहां पे देखें ना, हम इसको कंपेयर तो नहीं ना करेंगे, ठीक है। देयर इज नो ग्लोरी इन वार, वार में कोई ग्लोरी नहीं है। कंपेयरिंग द ब्लड, इस ब्लड को कंपेयर करते हुए, द ब्लड इट स्पेल, जो खून इसमें बहता, तो ये हमारे पास सेंटेंस ही नहीं बनेगा। हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज नो ग्लोरी इन वार, जंग में कोई अजमत नहीं है, जंग में कोई बुराई नहीं है, जंग में कोई शानो शौकत नहीं है, कोई रॉयलिटी नहीं है, कोई मैजेस्टी नहीं है। कंसिडरिंग द ब्लड, वो खून, इट शेड जो इसमें बहता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। तो दोनों चीजें देखनी है, नंबर 1 हमने वोकैब और लॉजिक देखना है, नंबर 2 हमने ग्रामर भी देखनी है। मतलब दोनों चीजें जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप सेंटेंस कंप्लीशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है टू डैश योरसेल्फ फ्रॉम द डैश वियर वार्म क्लॉथ। जब आप वार्म क्लॉथ पहनेंगे तो आपने क्या करना है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डैश हीट। अगर आपने अपने आप को हीट से बचाना है तो क्या आप वार्म क्लॉथ पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। लॉजिक क्या कहता है, जब आपने खुद को कोल्ड से बचाना है ना, तो देन आपने वार्म क्लॉथ पहनने हैं। और सफर का मतलब आपने खुद को कोल्ड में मुब्तला करने के लिए तो वार्म क्लॉथ नहीं पहने, आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्म क्लॉथ पहने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स। अगर आप अपने आप को सर्दी से बचाना चाहते हैं तो आपको गर्म कपड़े पहनने हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, वार्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम। अब देखें यहां पर हमारे पास क्या किया गया कि पेपर में कुछ ऑप्शंस को थोड़ा सा मुश्किल किया गया, ज्यादा नहीं है, बस मतलब थोड़ा सा मुश्किल किया गया। थोड़ा सा मुश्किल, पहले हम इन वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल याद रखिएगा, डिस्पेल का मतलब होता है डिसमिस। डिसमिस मतलब क्या होता है हमारे पास, डिसमिस का मतलब क्या होता है, स्कैटर, अलहदा करना, तकसीम करना। डिस्पर्स मतलब बखेर देना। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसके बाद हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज आप जानते हैं, हॉस्टिलिटी हम किसको बोलते हैं, हॉस्टिलिटी जब इसका वर्ब, जब इसका आप प्लूरल लिखेंगे तो हॉस्टिलिटीज का मतलब हमारे पास क्या चलेगा, कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, हॉस्टिलिटीज का मतलब हमारे पास क्या चलेगा, हमारे पास चलेगा फाइटिंग, वारफेयर, एग्रेशन को हम बोलेंगे, एंगर्स को हम बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे की नोक झोंक को हम बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन, अंडरस्टैंड, डिसएग्रीमेंट, रिजोल्व। बाकी सारे वर्ड जो हैं वो आपको आते ही होंगे। ठीक है, अब जरा सेंटेंस पर वापस आ जाए। सेंटेंस चलता है जी हमारे पास, सेंटेंस है वार्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डैश। अब वार्स में यूजुअली क्या होती हैं, वार में यूजुअली क्या होती हैं जी, वार में यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, इख्तलाफात ही होते हैं ना। वार यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डैश अमंग द पार्टीज। इख्तलाफात होंगे तो ही हमारे पास क्या होंगी, वार्स होंगी। एंड अ फेलियर टू डैश दम पीसफुली। और जब आप पीसफुली किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, उसकी नाकामी है, तो उसका मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, डिबेट करना या डिस्पेल करना तो नहीं है ना। उसका मीनिंग आपके पास क्या बनेगा, रिजोल्व। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डिसएग्रीमेंट और रिजोल्व। वार्स यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम डिसएग्रीमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट होगा तब ही जंगें होती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड अ फेलियर टू रिजोल्व देम पीसफुली। और नाकामी होती है उनको रिजोल्व करने में, पुरअमन तरीके से रिजोल्व करने में। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 इंडिपेंडेंट डैश। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि लॉजिक आपको हेल्प करेगा, यानी कि वोकैब आपको हेल्प करेगी नंबर 1, और नंबर 2 आपको ग्रामर हेल्प करेगी सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन सोल्व करने में। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 इंडिपेंडेंट। 4 इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अब 4 इंडिपेंडेंट पर्सन तो नहीं हो सकता ना, ये पर्सन्स होना चाहिए। इसी तरह स्पेक्टेटर तो नहीं हो सकता, स्पेक्टेटर्स होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तमाशाई
प्लूरल होने चाहिए, पर्सन प्लूरल होने चाहिए, सिंगुलर तो आप फोर के साथ लिख ही नहीं सकते। अब हमारे पास है विटनेसेस और वीवर्स। टेस्टिफाइड जो वर्ड है, टेस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? गवाही देना। टेस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? गवाही दी। तो गवाही कौन देता है? गवाह देता है, वीवर ने तो नहीं देता। तो हम जो हमारी जुडिशियल जुबान होती है, जो हमारी लीगल जुबान होती है, लीगल लैंग्वेज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसमें विटनेसेस बोलेंगे, वीवर्स नहीं बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? अल्फा। जो वीवर, जो देखने वाला, जो तमाशाई चशमदीद गवाह होता है और वो उसकी गवाही देने के लिए तैयार होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आई विटनेस बोलते हैं चशमदीद गवाह को। और जुबानी गवाह है तो कॉन्ट्रेक्चुअल विटनेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे? विटनेसेस बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? विटनेसेस होगा। गवाही देने वाले को हम बेटे क्या बोलते हैं? विटनेस बोलते हैं। उसके बाद है ड्रग्स एंड अल्कोहल डैश टुगेदर टू डैश द रिस्क। अब देखें, पहली बात तो ये है कि ये लोअर नहीं होगा और अरेस्ट नहीं होगा। ये दो मीनिंग तो आपको पहले से समझ में आते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर या अरेस्ट द रिस्क ऑफ कैंसर। अब हमारे पास आ गया एग्रावेट और इंक्रीज। देखें, एग्रावेट का मतलब क्या होता है हमारे पास? एग्रावेट का मतलब होता है जो चीज पहले से मौजूद हो, जो चीज पहले से मौजूद हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये कॉज नहीं करता, ये मतलब बढ़ाता, किसको बढ़ाता है? ये पहले से मौजूद चीज को बुरा बनाता है। ठीक है, ये पहले से मौजूद चीज को क्या करता है? इंटेंसिफाई करता है। ये पहले से मौजूद चीज को ज्यादा करता है, इंटेंसिफाई करता है। ये पहले से मौजूद चीज को इंक्रीज नहीं करता। तो यहां पर हमारे पास सेंटेंस अगर फर्ज करें हम रिजल्ट और एग्रावेट लिखते हैं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एग्रावेट, तो एग्रावेट का मतलब पता क्या होगा? कि कैंसर पहले से मौजूद था और उसने कैंसर को क्या कर दिया? एग्रावेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया। जबकि कैंसर वहां पर मौजूद ही नहीं था, कैंसर का रिस्क बढ़ा दिया उसने। तो कैंसर का रिस्क बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंक्रीज यूज करेंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस यूज होगा, हमारे पास जो ऑप्शन यूज होंगी वो क्या यूज होंगी? ड्रग्स एंड अल्कोहल एक्ट टुगेदर टू इंक्रीज। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। ठीक है, एग्रावेट का मतलब पहले से मौजूद किसी चीज को इंटेंसिफाई करना होता है और रिस्क को आप इंटेंसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क का मतलब होता है कि अभी चीज मौजूद नहीं है, उसका खतरा है। आप खतरे को तो आप इंटेंसिफाई नहीं करेंगे ना। आप अगर आप लिखेंगे ना एग्रावेट द रिस्क ऑफ कैंसर, तो इसका मतलब आपने कैंसर को इंटेंसिफाई कर दिया, कैंसर वाज ऑलरेडी देयर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, द डैश वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डैश चाइल्ड। अब अगर हार्श वर्ड है तो वो नॉटी चाइल्ड को क्या करेंगे? कंफर्ट तो नहीं करेंगे ना, वो तो उसको और खराब करेंगे। स्वीट वर्ड्स हैं तो चिल्ड्रन, अगर बच्चा जो है वो चाइल्ड जो है वो पहले से हैप्पी है तो उसको आपके स्वीट वर्ड्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो क्या करेंगे? ब्यूटीफुल वर्ड्स होते नहीं है, हमें एंग्री और ब्यूटीफुल की जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे पास करेक्ट क्रिएट नहीं होती। द ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डैश चाइल्ड। अब एंग्री चाइल्ड को, नाराज बच्चे को माँ जो है वो खूबसूरत अल्फाज के साथ तो सुकून नहीं देगी ना। तो हमारे पास वर्ड का यूज होगा सूदिंग वर्ड्स ऑफ द मदर डिसअपॉइंटेड चाइल्ड। उसने क्या किया कि वो जो मायूस बच्चा था, ना उम्मीद बच्चा था, उसको माँ के सूदिंग वर्ड्स ने, सुकून दिलाने वाले, तसल्ली देने वाले वर्ड्स ने क्या किया? तसल्ली दी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। तो ये था बेटे हमारे पास HEC पास पेपर 2019। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको सीखने के लिए बड़ा सारा कुछ मिला होगा। इसके साथ साथ हमारे वर्बल रीजनिंग का जो सिलसिला है वो वैसे जारी रहेगा, मॉक टेस्ट का इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम वापस ट्रैक पर होंगे। इस वीक थोड़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो मॉक टेस्ट को मैं बाकायदा तौर पर कंटिन्यू नहीं रख सका। तो इंशाल्लाह ताला कल यानी कि मंडे से इंशाल्लाह ताला आपको डेली टेस्ट मिलेगा। डेली 6 बज के शाम 6:15 पर उसकी डिस्कशन अपलोड होगी। आप अपनी रूटीन पर, ट्रैक पर वापस आएंगे। हमारे जितने टेस्ट रहते हैं हम उनको सोल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।